गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल 27 तारीख को आपका 9th का टेस्ट पूरा हो चुका है। 9वीं क्लास का अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम इतिहास का दूसरा चैप्टर जो था, पहला भौगोलिक खोज, वो तो खत्म हो ही चुका था बहुत पहले। दूसरा चैप्टर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का टेस्ट खत्म हो चुका है, तो उसी का सॉल्यूशन आपके सामने इस वीडियो के द्वारा हम रखेंगे। तो चलिए हम इसका शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी का। और हाँ, जब टेस्ट हुआ तो टॉपर तो होगा ही, क्लास टॉपर। तो इस बार एक नहीं दो क्लास टॉपर है, और उस दोनों का क्लास टॉपर का नाम इस वीडियो में लिया जाएगा। और कहाँ लिया जाएगा ये आपको देखना पड़ेगा, बता नहीं सकते हैं पहले। तो चलिए देखते हैं। तो आज का जो सॉल्यूशन का पहला क्वेश्चन है, या कह सकते हैं टेस्ट का जो आपका पहला क्वेश्चन है, वो है कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका जो आंसर होगा वो होगा वाशिंगटन। क्या? वाशिंगटन। दूसरा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस की रचना किसने किया था? कॉमन सेंस का रचना जो किसने किया था, ये रचना जो किया था वो किया था टॉमस पेन। टॉमस पेन। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? पहले ये बात जान लीजिए, स्टाम्प एक्ट था क्या? तो स्टाम्प एक्ट था कि किसी भी, जब ये लागू हुआ 1765 ईस्वी में, ये लागू हुआ था। कब हुआ था? 1765 ईस्वी में। तो ये जब लागू किया गया था तो इसमें था कि कोई भी आप पत्र भेजें या कोई भी बुक प्रकाशित हो या कुछ भी हो, तो उसमें जो था एक स्टाम्प यानी टिकट लगाना अनिवार्य था। और इस टिकट के जरिए जो कमाई होता था वो लोग उपनिवेशों पर ही खर्च करते थे, लेकिन एक स्टाम्प यानी टिकट जरूर कर दिया गया था और उसका कुछ मूल्य रख दिया गया था, निर्धारित कर दिया गया था कितने रुपए का टिकट है, आपको खरीदना होगा और एक खरीद के लगाना होगा, तब जाके आपका बुक प्रकाशित होगा या कहीं आप लेटर भेज सकते हैं। और फिर उस जो मतलब उससे जो इनकम होता था या कह सकते हैं उससे जो आमदनी होता था, उससे वो उपनिवेशों पे ही खर्च कर देते थे, जो बिजली शिक्षा जो भी उस टाइम जो था उस पर खर्च कर दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? याद आ गया? वही सेनापति जिसने अपना हार स्वीकार कर लिया था जी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका, 5वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अमेरिकी संविधान कब लागू हुई? अमेरिका का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था? तो 1789 ईस्वी में ये संविधान लागू हुआ था अमेरिका का। छठा क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व का जो सबसे पहला लिखित संविधान है वो अमेरिका में ही लागू हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका। अमेरिका। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? आपको इसके बारे में बताए थे, चलिए फिर दोहरा देते हैं। बताए थे ना कि जब अमेरिका और ब्रिटेन में युद्ध हुआ तो युद्ध बहुत काफी लंबे टाइम तक खींचने लगा। तो दोनों देशों को लगा, अमेरिका को भी लगा कि अब हम युद्ध छोड़ेंगे नहीं, और ब्रिटेन को लगने लगा कि अब अमेरिका हमें पराजित कर देगा। तो उसने सोचा, ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ने सोचा मिल के संधि कर लेते हैं, वो उसका तो देश है, चलो हम छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा इंग्लैंड सोचा, तो बोला चलो संधि कर लेते हैं। तो आपको एक कहानी भी सुनाए थे कि जब राम और मोहन में लड़ाई होता है तो राम सोचेगा कि अगर हम मोहन के घर पंचायत के लिए जाएंगे तो कहीं मोहन हमको कूट ना दे, और मोहन सोचेगा कि राम के घर हम पंचायत के लिए जाएंगे तो राम कूट ना दे। तो इससे अच्छा है कि चलो गांव के पीपल के किनारे पंचायती कर लेना, तेरा ना मेरा, बीच में गांव में पंचायती हो जाएगा। तो यही सोचा किसने? इंग्लैंड और अमेरिका ने। अमेरिका वाला सोचा कि इंग्लैंड जाएंगे तो कहीं हमको कूट ना दे, और इंग्लैंड वाला सोचा कि कहीं हम अमेरिका में जाएंगे तो वो हमको ना मारे। तो इसीलिए ये जो समझौता किया गया ये पेरिस में किया गया। कहाँ किया गया? पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों वहां पर सुरक्षित थे। ऐसा भय नहीं था कि अमेरिका वाले यहाँ हमला कर देंगे या इंग्लैंड वाले हमला कर देंगे, सुरक्षित थे, इससे पेरिस में किया। अगला जो क्वेश्चन है वो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था? जी, वही जो मतलब कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, जॉर्ज वाशिंगटन, वही उस समय अमेरिका का प्रथम सेनापति भी था युद्ध में। तो ये होगा जॉर्ज
वाशिंगटन। और आपको पता ही है कि इसी के नाम पे अमेरिका की राजधानी भी है, वाशिंगटन। नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन, अभी जस्ट बताएं, जॉर्ज वाशिंगटन। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? सप्तवर्षीय जो युद्ध हुआ 1756 से 1763 ईस्वी तक तो जो चला था, वो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? ब्रिटेन एंड फ्रांस के बीच। अब ऐसा इसलिए हुआ था, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि, चलिए ये आगे आपका शायद है क्वेश्चन में, नहीं होगा तो दोहरा देंगे, लेकिन देखते हैं कहाँ था। हमको लग रहा था है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, नहीं है। चलिए तो यही बता देते हैं कि देखिए ये जो था सप्तवर्षीय युद्ध, ये क्या था? 1756 से 63 में चला था, 1763 तक। ये युद्ध जो था बेसिकली कुछ ऐसा था, देखिए नीचे जो था, नीचे था अमेरिका, क्या था? अमेरिका, और ऊपर था कनाडा। है भी था क्या? है भी, वर्तमान में नक्शा में आप देख लीजिएगा, ऊपर कनाडा, नीचे अमेरिका। और अमेरिका पे उस समय जो शासन था वो था इंग्लैंड का। किसका था? इंग्लैंड का। और कनाडा पर जो शासन था उस समय था फ्रांस। तक की करता था फ्रांस वाला कभी कभी हमला करके जबरदस्ती अमेरिका के कुछ भाग पर कब्जा कर लेता था। तो इससे अमेरिका के जो नागरिक थे वो धीरे धीरे तंग आ रहे थे। ये अमेरिका वाले नागरिक पहले उससे युद्ध करते थे, जो अमेरिका के नागरिक थे वो युद्ध करते थे, लेकिन धीरे धीरे तंग आने लगा। तब इंग्लैंड ने देखा कि कहीं फ्रांस ज्यादा दबाव अमेरिका पर डाल देगा, कहीं अमेरिका उसके फेवर में ना हो जाए, ये ना कह दे कि इंग्लैंड के मार के भगा दो, हम तुमको अपना उपनिवेश मतलब कि औपनिवेशिक देश मान लेंगे। इंग्लैंड को डर लगने लगा, इसलिए इसने सप्तवर्षीय युद्ध का घोषणा कर दिया, जो 1756 से 1763 ईस्वी तक चला। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाँ, अब है सही गलत का चुनाव करें। नहीं सॉरी, रिक्त स्थान भरें। 11वां नंबर है, लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया? एडम स्मिथ। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सेनापति लफायते कहाँ के रहने वाले थे? यानी डैश के रहने वाले थे, तो कहाँ के थे? फ्रांस के। सेनापति लफायते जो है वो फ्रांस के रहने वाले थे। 13वां नंबर क्वेश्चन है, जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का क्या था? क्या था भाई जॉर्ज तृतीय? अरे राजा, शासक, हमारा राजा जो बोलो, शासक। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अमेरिका में अंग्रेजों के कितने उपनिवेश थे? डैश उपनिवेश थे, खाली जगह में भरना है। कितना थे? 13 थे। 13 उपनिवेश था। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर? राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने किया? मस्त क्वेश्चन है। राइट्स ऑफ मैन की रचना जो किया था वो किया था टॉमस जेफरसन ने। चलिए अब है सही गलत का चुनाव करें, यानी सही को सही लिखें, गलत को गलत लिखें। 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का प्रथम प्रधानमंत्री था। जल्दीबाजी में ना कर दीजिएगा, हाँ सुन लीजिए ध्यान से, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का प्रथम प्रधानमंत्री था। अरे नहीं, ये प्रधानमंत्री थोड़ी ना था, राष्ट्रपति था, यानी गलत होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अमेरिका यूरोप महादेश में, अमेरिका यूरोप महादेश में, अमेरिका तो अमेरिका महादेश में, अमेरिका खुद एगो महादेश है, ये हो जाएगा गलत। 18 नंबर की कह रहा है, अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं किया था। तो क्या किया था भाई? कोलंबस ने किया था। आई कह रहा है अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं किया था, तो गलत होगा 100%, तो गलत मारो। 19 नंबर क्वेश्चन की कहा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ दिया था। यहाँ देखो सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा है और वो इंग्लैंड का साथ देगा, बिल्कुल नहीं दिया था, अमेरिका का साथ दिया था, ये भी गलत हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर की कह रहा है, स्टाम्प एक्ट ग्रेनविल के समय पारित हुआ था। जी, ग्रेनविल उस समय प्रधानमंत्री थे। कौन थे? प्रधानमंत्री। और इसी के समय स्टाम्प एक्ट पारित हुआ था, ये होगा सही। स्टाम्प एक्ट वही टिकट वाला। तो चलिए इसको हम, आप थोड़ा सा स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या उतार सकते हैं, जिसके बाद हम इसको मिटाएंगे। चलिए आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट या उसको उतार जरूर लिए होंगे,
और हम इसको साफ करने में टाइम जो लगाते वीडियो लंबा हो जाता, फिर आपको देखने में लगता है इतना भगा भगा के 10 सेकंड देखवे करते, इसलिए हम ही भगा दिए, यानी डायरेक्ट इसको साफ करके फिर से वीडियो चालू कर रहे हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन आपका हो चुका था। स्टैम्प एक्ट ग्रेनविल के समय पारित हुआ था, बिल्कुल हुआ था, क्योंकि ग्रेनविल उस समय प्रधानमंत्री था। चलिए कहाँ का, इंग्लैंड का। चलिए अगला की है 21 नंबर। 21 नंबर कह रहा है 10 शब्दों में उत्तर दे, कम से कम 10 शब्दों में देना है। और इसमें 5 क्वेश्चन था आपका, 2 नंबर पर क्वेश्चन था, 10 नंबर का था। पहला जो है गणतंत्र, देखिए गणतंत्र, गणतंत्र क्या है? आप गणतंत्र को कुछ यूं समझिए, जैसे आप मतलब मान लीजिए कि आप कुछ नहीं जानते, मान लीजिए आप कुछ नहीं जानते, आप क्लास में भी नहीं थे जब हम पढ़ा रहे थे, चलिए फिर भी आप समझिएगा, नहीं समझिएगा तो वीडियो रिवाइज करके देख लीजिए। चलिए देखिए गणतंत्र आपके सामने ही लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? गणतंत्र। देखिए इसका संधि विच्छेद कीजिए, कीजिए फटाक से। एक होगा गण जोड़ तंत्र, की होगा गण जोड़ तंत्र। गण मने क्यों होता है? गण मने बंदूक नहीं, गण मने होता है आदमी या लोग, है ना, आदमी कहिए या लोग कहिए, जो कहना है कहिए, आदमी या लोग होता है गण, मतलब नहीं कहता है सभी सभापति गण। चलिए मजाक कर रहा है। तंत्र मीन्स होता है शासन, शासन या क्रिया प्रणाली, जो बोलिए। श्वसन तंत्र वगैरह वगैरह तंत्र होता है ना, तंत्रिका, यानी जो क्रिया प्रणाली करती है। चलिए तो देखिए गण जोड़ तंत्र, गण जोड़ तंत्र, गणतंत्र, गण जोड़ तंत्र, गणतंत्र। गण का अर्थ आदमी या लोग, तंत्र माने शासन या क्रिया प्रणाली, जैसा गणतंत्र, गणतंत्र यानी लोगों का क्रिया प्रणाली, लोगों का क्रिया प्रणाली, किसका? तो लोगों का, किसका? तो लोगों का, यानी आदमी का शासन, आदमी का शासन या लोगों का क्रिया प्रणाली। अब करेंगे कुछ समझ नहीं है, इसका परिभाषा दीजिए। तो सिंपल सा परिभाषा, लोकतंत्र का दीजिए या गणतंत्र का, दोनों एक ही है, लोकतंत्र और गणतंत्र एक ही है, अलग अलग नाम है। जैसे देखिए इसका क्या होता है, जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा बनाया गया शासन, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा बनाया गया शासन, यानी कहने का मतलब कलमा का कलमे के लिए कलमे द्वारा बनाया गया शासन। नहीं समझे? सिंपल सा, जैसे हमरा लिए हम खुद बनाए हैं और खुद खाएंगे भोजन। तो अब देखो बनाए भी हम ही हैं, केकरा लिए बनाए? अपने लिए बनाए। के बनाए? हम ही बनाए। खाएंगे के? हम ही खाएंगे। तो सिंपल, यानी जो अपनाओ, जो अपनाओ उसी को हम तो गणतंत्र या लोकतंत्र कहते हैं। उसको जैसे मान लीजिए आप एक तरह से अपना चीज हो गया, कैसे हो गया? यानी मान लीजिए ये राम है, ये राम है ना, ये राम है। अभी बेचारा इतना सोता है, सुतले रहता है दिन रात, पढ़ नहीं पाता। तो अपने लिए वो नियम बनाएगा। कि नियम बनाएगा कि भोरे 3 बजे हम अलार्म लगाएंगे ताकि हम उठ पाए। अब देखिए अगर मम्मी पापा 3 बजे उठाएगा तो झिझिया जाएगा, नीना टुरा। अब देखिए 3 बजे अलार्म लगा लिया तो की होगा? अलार्म बजेगा, एक काना भी मोबाइल बात करने भी रहेगा, पूरा टी 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 करेगा, जगेगा, झिझियाएगा ना। का है? इसको याद आ जाएगा हमरा द्वारा लगाया गया अलार्म केकरा लिए? हमरे लिए। केकरा लिए? हमरे लिए। तो सेम वही है। तो अब बताइए इसमें अलार्म के लगाया? राम लगाया। केकरा लिए? खुद के लिए लगाया। तो वही तो बात है, जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा बनाया गया शासन। तो कुछ इस अलार्म की तरह समझ लीजिए। अब बताइए ये अलार्म बजेगा, राम उठेगा, पढ़ेगा तो ये कुछ करेगा, तो बताइए किसको फायदा करेगा? राम को। तो वैसे ही है लोकतंत्र, यानी लोकतंत्र जब आप अपने से शासन बनाइएगा, अपने लिए बनाइएगा और खुद जो है उसमें, खुद जो आप उसमें हर चीज का निर्णय लीजिएगा तो डेफिनेटली आप सही कीजिएगा। तो सिंपल सा परिभाषा गणतंत्र का, जनता का यानी हमर, जनता के लिए यानी हमरा लिए बनाया गया, जनता द्वारा यानी जनता द्वारा बनाया गया शासन, यानी हमरे द्वारा बनाया गया शासन, उसी को हम गणतंत्र कहते हैं। तो आप इसका लिख सकते हैं परिभाषा कि जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा बनाया गया शासन गणतंत्र कहलाता है। चलिए यहाँ कितना लिखेंगे, जगह तो फुल हो गई है, मिटा देते हैं। तो आप लिख लीजिएगा, अगेन नहीं होता है तो वीडियो रिप्ले करके लिख लीजिएगा। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जस्ट, फिर हम मिटा रहे हैं।
अगला क्या है चलिए देखते हैं। कुछ इस तरह 21 नंबर का रोमन नंबर 2 क्या है? मौलिक अधिकार। चलिए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार एक ही होता है फंडामेंटल राइट्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार का अर्थ होता है कि वे मूल अधिकार जो देश या राज्य के, जैसे अगर राजा का शासन था तो राज्य कहलाएगा, अब देश हो गया, तो वे मूल अधिकार या वे मूल्य कर्तव्य जो देश या राज्य के हर एक व्यक्ति को मिला हो, जो देश या राज्य के हर एक व्यक्ति को मिला हो, वो हक, वो अधिकार, वो दबदबा, उसी को कहते हैं मौलिक अधिकार। यानी ये जो अधिकार है ये एगो राजा के बेटा के भी रहेगा, तो ये एगो गरीब के बेटा के भी रहेगा, तो ये एगो पूंजीपति वर्ग के, तो ये एगो लेबर श्रमिक जो बोलिए सबके बेटा के बराबरी अधिकार का। ये कैसे है? तो राजा के बेटा अगर स्कूल जाएगा तो इहो भुइमा में बैठेगा, तो ई भी भुइमा में बैठेगा, इहो भुइमा में बैठेगा, इहो भुइमा में बैठेगा। इसी को कहते हैं मूल अधिकार। अब पहले ई नहीं था। कैसे था? तो था कि राजा के बेटा के लिए सोफा से, और ओकरा जे नीचे मंत्री बेटा मान लीजिए तो ओकरा लिए टेबुल बेंच, और जे सिपाही ओकरा लिए बड़ा चटाई, और ओकरा से नीचे गरीब जो ओकरा यहाँ सेवक रहता है दास, ओकरा लिए भुइया। तो ई था देखिए ऊंच नीच का व्यवहार। लेकिन फिर आ गया मौलिक अधिकार। कहने का समझाने का तात्पर्य था ये है मौलिक अधिकार कि वे मूल कर्तव्य जो देश या राज्य के हर एक नागरिकों को मिला हो, उसी को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका क्या स्क्रीनशॉट लीजिएगा, खुद ही लिख सकते हैं, वीडियो रिवाइज करके खुद अपने से लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करवाना, हम डिटेल में आपको पढ़ा थोड़ी है। चलिए फिर भी आप इससे सीख सकते हैं कुछ ना कुछ, इतना तो बता ही रहे हैं। तीसरा नंबर क्या कह रहा है? मताधिकार। क्या कह रहा है? मताधिकार क्या होता है? चलिए देखिए मताधिकार क्या होता है। मताधिकार इसका भी संधि विच्छेद कर लेते हैं हम। मताधिकार, मताधिकार, मता से मत जोड़ अधिकार, मत जोड़ अधिकार, मत माने वोट, अधिकार माने हक। मताधिकार का सिंपल सा शाब्दिक अर्थ होता है वोट डालने का हक। कुछ वोट डालने का हक, वही वोट डालने का हक जिसके द्वारा आप अपने शासन का या शासक का चयन कर सकते हैं। वो आप ये चुन सकते हैं कि हमारे लिए ये अच्छा होगा या अच्छा होगा, राम अच्छा होगा कि रहीम अच्छा होगा, ये अच्छा होगा ये अच्छा। मतलब कहने का मतलब आपके सामने बहुत सारे विकल्प हैं। जैसे एग्जाम में 4 विकल्प होता है, लेकिन उस समय नहीं है। उस समय तो आपको हजारों प्रत्याशी मिलेगा, आपको उसमें चुनना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सही है, ये सही है या ये सही है। तब आप जाके वोट डालिएगा, और जब डालिएगा तो कोशिश कीजिए कि सही को चुने। ये ना कि फिर अभी डाल दिया और फिर आप ही कहिए कि वो तो चोर है। अरे भाई तुम ही तो चुने हो, चोर है तो सिंपल सा अर्थ है कि वोट डालने का अधिकार। मताधिकार का क्या अर्थ होता है? यानी मताधिकार का परिभाषा पूछा तो सिंपल सा आपको लिखना है वे अधिकार जिसमें देश या राज्य के नागरिकों को ये हक हो कि वो अपने वोट से अपने शासक का चयन कर सके, यानी अपने शासक को चुन सके। उसी को तो हम मताधिकार कहते हैं। अब जो मर्जी होगा, जिसको मर्जी होगा उसको चुनेगा, तो यही तो मताधिकार है, जो कि पहले नहीं था अब है, तो उसी को हम मताधिकार कहते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका 4 नंबर कह रहा है उपनिवेश। क्या? उपनिवेश। ये सब इतिहास में है ना, प्राचीन इतिहास में बहुत ही ज्यादा, ये मेडिवल में कह बहुत ज्यादा प्रभावी था। उपनिवेश एक ही था, तो उपनिवेश को समझिए। पहले छोटा सा एग्जांपल समझिए। जैसे देखिए एग्जांपल छोटा सा है, ये मान लीजिए एक छोटा सा देश और ये एक बड़ा सा देश। यहाँ समझते हैं, ये एक छोटा सा देश है, ये एक बड़ा सा देश है, हर चीज में बड़ा है।
यहाँ शिक्षा है, तकनीकी है, जनसंख्या है, रुपया है, फौजी है, सब कुछ है। आई बेचारा के पास कुछ नहीं, आई इसके पास सब कुछ है। अब ये की किया, ये किया कि इस पर हमला कर दिया, हमला कर दिया। अब आप कहिएगा कि सर हमला काहे किया, मेरा पास कुछ है ये ना तो लूटेगा की। बहुत कुछ है, इस देश के पास कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। देखिए पहली बात तो यहाँ हमला किया, यहाँ का संसाधन, सबसे पहले संसाधन, जितने भी संसाधन होगा सब इसका हो गया। किसका हो गया? इसका हो गया। जो दबदबा वाला देश है इसका हो गया, इस पर सब संसाधन पर इसका कब्जा हो गया, यहाँ के नागरिकों पर इसका कब्जा हो गया, हर चीज पर इसका कब्जा हो गया, वहाँ के शासन व्यवस्था पर इसका कब्जा हो गया, हर चीज पर कब्जा हो गया। अब बताइए किस लिए किया आक्रमण? सब कुछ अपने मुट्ठी में करने के लिए। इसी को तो उपनिवेश कहते थे। उपनिवेश किसको कहते थे? तो पहले के मतलब पहले बड़े देश या बड़े शक्तियां छोटे शक्तियां पर आक्रमण करके उसे अपने अंदर खींच लेना या उसके संपदा या उसके नागरिकों पर जबरदस्ती अपना शासन स्थापित करना उपनिवेश कहलाता था। क्या कहलाता था? उपनिवेश। जैसे कि इंग्लैंड था और भारत था, इंग्लैंड यहाँ आया, अपना दबदबा स्थापित करने लगा, धीरे धीरे भारत के हर एक संपदा, यहाँ के नागरिकों, हर चीज पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद भारत जो है इंग्लैंड का उपनिवेश बन गया। क्या बन गया? उपनिवेश। जिसके बाद भारत ने, इंग्लैंड ने बखूबी यानी जमकर भारत के संपदा का दोहन किया और यहाँ के नागरिकों का भी शोषण किया। तो हम ये कहते हैं कि भारत जो है एक लंबे समय तक इंग्लैंड का उपनिवेश रहा। तो वही तो था कि एक बड़ा देश छोटे देश पर आक्रमण करके जबरदस्ती वहां के संपत्ति, वहां के संपदा, वहां के संसाधन, वहां के नागरिकों पर अपना हक जमा लेता था। यही तो उपनिवेश कहलाता था। और औपनिवेशिक देश वो कहलाता था जो इस पर शासन किया। ये बेचारा कहलाता था उपनिवेश और ये कहलाता था औपनिवेशिक देश। यानी जो अपना उपनिवेश कहीं स्थापित कर ले वो कहलाता था औपनिवेशिक देश, और जिस पर स्थापित किया वो कहलाता था उपनिवेश देश। चलिए ये सिंपल सा बात है। तो ये होगा औपनिवेशिक देश, ये होगा औपनिवेशिक कंट्री, ये हो जाएगा उपनिवेश। फटाक से स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है देखते हैं। राजतंत्र, 5वें नंबर क्वेश्चन है। राजतंत्र क्या है ये देखिए। राजतंत्र, कुछ देर पहले गया था गणतंत्र, अब आया है राजतंत्र। राजतंत्र, राज जोड़ तंत्र, राज जोड़ तंत्र। राज मैंने राजा महाराजा जो बोलिए, और तंत्र मैंने वही शासन क्रिया प्रणाली जो बोलिए। अब देखिए पहले हम बता चुके हैं अभी जस्ट लोकतंत्र या गणतंत्र, अब आ गया राजतंत्र। राजतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है राजा का शासन। क्या? राजा का शासन। ये एक ऐसा शासन व्यवस्था था, ऐसा शासन व्यवस्था था कि आपके परिवार से कोई एक अगर राजा बन गया तब आपके पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बनते जाएगा। चाहे जैसे मान लीजिए इमारकर राजा बन गया, अब एक बेटा हो वो आंधर रहेगा, लूल रहेगा, नेंगड़ रहेगा, तो ये वो राजा बनेगा, फिक्स है बनेगा। और कहीं इसका मंत्री का बेटा कितनो बड़ा कौटिल्य पंडित हो, मतलब कितनो बड़ा ज्ञानी हो, कितनो बड़ा ये वीर सुरमा धुरंधर हो, कोई फायदा नहीं, राजा तो एक ही बेटा बनेगा, लूल्हा नेंगड़ा जो हो बनेगा। तो यही तो राजतंत्र था। यानी वे शासन व्यवस्था जो राजा के इशारों पे चलता हो, या यानी कह सकते हैं राजाओं का शासन व्यवस्था, जिसमें ये फिक्स था, यानी कि ये निश्चित था कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसके ही जो आने वाले हैं कुल के वही राजा बनेंगे। इसी को हम राजतंत्र कहते हैं। यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि कोई भी राजा है उसका पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बनते चल जाएगा। ये नहीं कि आप कितना बड़ा ज्ञानी है तो राजा बन जाएगा, या आपको नहीं पसंद है तो इसको वोट नहीं दीजिएगा, वोट उठ का कोई अधिकार नहीं, मानिए ना मानिए, राजा तो यह है। ज्यादा कुछ बोलिएगा तो आपको टांग देगा फांसी पर, फिर अगला बार कोई नहीं बोलेगा। तो यही राजा रहेगा, गारंटी यही राजा का रहेगा। यही था राजतंत्र। यानी वे शासन व्यवस्था जिसमें ये निश्चित था कि राजाओं के वंशज के ही लोग आगे भी राजा बनेंगे, उसी को राजतंत्र कहते हैं। चाहे आपको वो राजा पसंद हो या ना हो, लेकिन बनेगा तो वही। चलिए आगे स्क्रीनशॉट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब 21 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब 22वें नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। कौन सा नंबर?
22 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाँ, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के 3 प्रमुख कारणों की विवेचना करें। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, देखिए इसका 3 गो तो नहीं, बहुत कारण है, लेकिन अब पूछा 3 गो तो बताना पड़ेगा 3 गो। तो देखिए राजनीतिक कारण ही इसका बहुत है, फिर सामाजिक कारण आता है, राजनीतिक के कारण में देख लीजिए, फिर सामाजिक एक को बता देंगे। चलिए देखिए, राजनीतिक कारण जो था इसका कुछ इस तरह था। पहला राजनीतिक कारण जो है कि ये जो था अपने उपनिवेशों के प्रति बहुत ही गलत सलूक करता था। क्या गलत सलूक करता था? देखिए पहला इसका ही था, रूल था अंग्रेजों का। यहाँ लिखेंगे कितना बोलते हैं, चलिए देख लीजिएगा, लिखेंगे तो फिर टाइम जाएगा, वीडियो में बोल के फटाफट समझा देते हैं। इसका नियम था कि जो विधि व्यवस्था, कि जितना भी विधि व्यवस्था, जैसे देश चलने का जो भी विधि व्यवस्था होगा, वो इंग्लैंड वाला ही विधि व्यवस्था अमेरिका पे भी लागू होगा। कहाँ होगा? अमेरिका पे लागू। आप ये बताइए कि मान लीजिए आपका घर है गांव में। कहाँ है? गांव में। चलिए मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं, बस समझने का कोशिश कीजिएगा, गांव शहर का कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका घर है गांव में। अब यहाँ कैसे है, मान लीजिए यहाँ का आप कोई भी चीज खरीद रहे हैं 10 रुपये में। कितना खरीद रहे हैं? 10 रुपया में। और किसी का घर है मुंबई। कहाँ है? मुंबई। तो आप अपेक्षा करते हैं कि जैसे आपके पापा हो, आप मुंबई में रहते हो, पढ़ रहे हो वहाँ, और पूछे कि बेटा कितना पैसा भेजें, तो आप कहिएगा पापा यहाँ तो इस सामान में 50 रुपया मिलता है। आपका पापा कहेंगे अच्छा हमरा पढ़बो, वही गाँव में तो 10 रुपया मिलता है, वहाँ 50 रुपया में। क्वेश्चन करेंगे? नहीं करेंगे। उनको पता है कि वो शहर है, वहाँ 50 रुपया में मिल सकता है, ये तो गाँव है, यहाँ सस्ता मिलता है। तो अंग्रेज ये नहीं समझता था। अंग्रेज क्या था, यहाँ पैसा कौड़ी का कोई लेना देना नहीं, फिर हम बोल रहे हैं, बस समझिए आप। अंग्रेज ये नहीं सोचता था कि वहां का भौगोलिक परिस्थिति कुछ और है, अमेरिका का कुछ और है, ये वो समझता ही नहीं था। ये सिंपल सा भाषा जानता था। सिंपल सा भाषा की जानता था कि जो इंग्लैंड का विधि व्यवस्था है वो भी अमेरिका करेगा, यानी जो इंग्लैंड में होगा वो भी अमेरिका में होगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। जो इंग्लैंड में होगा वो अमेरिका में होगा। यानी कि जितना भी नियम कानून, जैसे रोड बन रहा है, जैसे सड़क बन रहा है, जैसे जो हो रहा है, वो जो इंग्लैंड में होगा ये यहाँ होगा। इंग्लैंड से खराब हो जाए तो हो जाए अमेरिका में, लेकिन इंग्लैंड से अच्छा नहीं होगा। ये एक इसका था, यानी जितने भी नियम कानून मतलब विधि व्यवस्था था वो इंग्लैंड वाला अमेरिका में रहेगा। दूसरा की था इसका न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था, अब देखिए न्याय व्यवस्था क्या था। न्याय व्यवस्था ये था, अब न्याय व्यवस्था समझने से पहले चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, जरा एग्जांपल से ज्यादा समझने में मतलब की सहायता होती है। तो जैसे देखिए यहाँ से समझिएगा, ये राम है ना, और ये मोहन। ये राम है, ये मोहन। अब देखिए ये मोहन की किया, ये मोहन राम को बहुत कूटा। की किया? राम को बहुत मारा, मतलब बच्चा है, मारपीट में बहुत मारा। मोहन जो है राम को बहुत मारा। अब देखिए ये राम के पिताजी, राम के पिताजी मोहन के पिताजी को शिकायत किया। किसको किया? मोहन के पिताजी को शिकायत किया। देखिए मोहन जो है राम को बहुत मारा, तो राम के पिताजी मोहन के पिताजी यानी मोहन के पापा को प्रचारने गया कि आपका बेटा बहुत बड़ा गुंडा हो गया है, हमारे बेटा को बेदर्दी से मारा है। तो अब बताइए मोहन के पिताजी सुनेंगे ये बात, किसका बात सुनेंगे? राम के पिताजी का सुनेंगे कि अच्छा राम को मोहन ने बहुत मारा। किसने मारा? मोहन ने मारा। किसको मारा? राम को मारा। प्रचार के लिए के गया था, राम के पिताजी गया प्रचारने के लिए, किसको? मोहन के पिताजी को। अब मोहन के पिताजी को ये हक है ना कि मोहन को क्या दंड दिया जाए, हक है कि नहीं? अब मोहन के पिताजी को हक है कि मोहन को क्या दंड दिया जाए, राम के जैसा खूब कूटा जाए, या 2 दिन खाना न दिया जाए, या घर से निकाल दिया जाए। ये तो मोहन के पिताजी ने तय करेंगे या मोहन के पड़ोसी तय करेंगे? कौन करेंगे आप ही बताइए? मोहन के पड़ोसी तय करेंगे? नहीं ना करेंगे। क्यों करेंगे भाई? तुम मोहन का पिताजी है वो तय करेंगे, उसका बेटा बिगड़ रहा है तो वो तय करेंगे ना क्या करना है, पड़ोसी क्यों करेगा इसमें हस्तक्षेप? यही तो बात था, यही मेन बात था। मेन बात की था कि अमेरिका में कोई भी क्राइम हो, कोई भी गुनाह होता था, कोई भी जुर्म मुकदमा होता था, इसका जो न्याय व्यवस्था था या जो नियम कानून था वो इंग्लैंड बनाता था। इंग्लैंड की बनाता था कि कुछ होगा, कुछ भी हो तो इसका सजा सुनाने का हक इंग्लैंड को है। अब बता ये कौन सा बेतुका बात हुआ यार? अमेरिका का नागरिक है, अमेरिका का जनता है, अमेरिका का परस्थल गृह युद्ध का लड़ाई है, अमेरिका में लड़ाई चल रहा है, तो तुम कौन होते हो सजा सुनाने वाले? इंग्लैंड कहता था ना हम ही सजा सुनाएंगे।
तभी भी लोगों को गुस्सा आने लगा कि कौन बात है, मतलब हमारे पापा ने सजा सुनाएंगे, हम कुछ लड़ाई किए तब ये पड़ोसी का सजा सुनाएगा, ये भी एगो बड़ा मकसद हो गया। दूसरा मकसद आप समझ गए, पहला मकसद बता ही दिए थे कि वहाँ जो विधि व्यवस्था या कानून न्याय व्यवस्था था, विधि व्यवस्था जो था, दूसरा व्यवस्था न्याय व्यवस्था। अब देखिए तीसरा मतलब कि जो मुख्य कारण था वही था कि ये जो वहाँ का मतलब कि शासक था, इंग्लैंड का शासक, उपनिवेशों के प्रति ना बहुत ही कट्टर व्यवहार रखता था। जो मर्जी था वो करता था, मतलब मंत्रिमंडल के सलाह को नजरअंदाज कर देता था। क्या करता था? नजरअंदाज, एकदम कुछ नहीं, कुछ बोले कोई मतलब नहीं है, उसको नजरअंदाज करता था। उसको जो मर्जी वो करेगा, उसका मन हो गया कि उपनिवेश पर हमला करेंगे, उसको खूब कूटेंगे, उसका पूरा लूट लेंगे। मंत्रिमंडल कितनों कहते रहेगा कि राजा ये नहीं कीजिए, महाराज ये नहीं कीजिए, वो करेगा, उसका काम है, वो करेगा तो करेगा, गारंटी के साथ करेगा। तो ये देखिए, और की करता था, किसी के प्रति दया भाव नहीं रखता था, ये भी एगो बड़ा कारण हो गया। तीसरा कारण, अब देखिए कुछ सामाजिक कारण भी है। सामाजिक कारण की है, आपको पता है कि अमेरिका में कैसे धीरे धीरे लोग रहने लगा। आपको बताया थी क्लास में कि अमेरिका का जब खोज हुआ तो इंग्लैंड वाला की करने लगा, अपने यहाँ से कुख्यात बड़ा बड़ा गुंडा डकैत को वहां भेजने लगा अमेरिका में कि जाओ वहां बसो, तुमको वहां छोड़ दिए, बहुत अलग देश दे दिए। वो लोग आया बसने लगा। और अमेरिका में तो पहले आपको पता है कि नीचे मतलब कि छोटे जाति के लोग रहते थे, तो ये वहां इंग्लैंड वाला भी आ गया, ये भी रह गया, तो दोनों धीरे धीरे घुल मिल गया। क्या हो गया? घुल मिल गया। अब देखिए, एक तरफ पूरा मीठा, मतलब इंग्लैंड वाला जो होता था, जो भी गुंडा डकैत थे तो क्या हुआ, कुलीन थे ना, वो बड़ा बड़ा लोग रहते थे, रईस थे। गुंडा डकैत थे तो क्या थे? रईस थे। वो एक बड़े थे। अब मानिए ढेर चीनी, पूरा मीठा शरबत है। अमेरिका में था खाली पानी, फीका पानी, तो मीठा शरबत और फीका पानी मिला दीजिए, की हो जाएगा? नॉर्मल शरबत हो जाएगा, होगा पूरा मीठा और फीका पानी नॉर्मल होगा। तो वैसी था कि इंग्लैंड वाला जो था, इंग्लैंड वाला पूरा गुंडा डकैत को भेजता। गुंडा डकैत तो क्या भाई, रईस है, और यहाँ नॉर्मल था, लोग था, गरीब लोग था। तो ये लोग धीरे धीरे मिलके नॉर्मल हो गया। क्या हो गया? नॉर्मल। तो मध्यम वर्ग का उदय हो गया। क्या हो गया? मध्यम वर्ग का उदय हो गया। तो इसमें की करता था, मध्यम वर्ग जो था स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का बात करता था कि हम आत्मनिर्भर है, हमको किसी का मदद नहीं चाहिए, हम खुद कर सकते हैं, और स्वतंत्रता, हमको कोई गुलाम नहीं बना सकता, हम जो है स्वतंत्र है। और देखिए वहीं इंग्लैंड में जो था उच्च कुल नीच कुल इसका प्रथा था, इसके लिए भी बहुत बड़ा भेदभाव हो गया। क्यों हुआ? तो देखिए, कानून तो बना रहा है इंग्लैंड वाला, न्याय तो कर रहा है इंग्लैंड वाला, यहाँ मध्यम वर्ग है, तो इसको बेचारा की वैल्यू देगा? वो तो उच्च वर्ग के लिए अच्छा अच्छा कानून बनाएगा, अच्छा अच्छा न्याय व्यवस्था बनाएगा, इसके लिए भी बहुत हो गया। तो ये 3-4 कारण आपको बता दिए, आप नोट कर लीजिएगा। क्लास में और भी बहुत कारण बताए, तो आप कमेंट भी कीजिएगा कि कौन कौन सा कारण है, या आप वीडियो जब देख रहे हैं तो मन में बीत जाइएगा, मतलब बोलिएगा जरूर कि कौन कौन सा कारण है। अगला चलिए देखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा फिर। चलिए इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर मन है तो। चलिए अगला मिटा देते हैं। हाँ जी, 23 नंबर की करा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के पराजय के क्या कारण थे? ओहो की मस्त क्वेश्चन। देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के पराजय के क्या कारण थे? अब कोई लड़ाई जीतता है तो कुछ कारण होगा, कोई लड़ाई हारता है तो उसका भी कुछ कारण होगा। तो वही अंग्रेज लड़ाई हारा, तो क्यों हारा, कारण की है? तो इसका एक नहीं कतेन कारण है। चलिए कुछ जान लेते हैं, कुछ जान लेते। हमारे बीच एक स्टूडेंट है, वो कह रहा है कि सर कि मतलब कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण में नहीं बताए थे, बोस्टन चाय पार्टी की घटना, वो तात्कालिक कारण थे। क्या थे तात्कालिक कारण? चलिए वो भी आप जानते ही हो, बोस्टन चाय पार्टी की घटना हुआ था कि मतलब कि अंग्रेज मतलब अमेरिका के सब नागरिक आया था, 15 जहाज में चाय का पेटी था पूरा, मतलब कि दिया था समुद्र में फेंक, इसी को बोस्टन चाय पार्टी की घटना कहते हैं, ठीक ना। चलिए 1773 में हुआ था। कब हुआ था? 1773 में, याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के पराजय के क्या कारण है? क्या कारण है? तो देखिए, कारण एक नहीं बहुत। तो चलिए हम शुरू से कहते हैं, जो सबसे पहला प्रमुख कारण है, इसका पहला प्रमुख कारण जो है वो है इंग्लैंड का युद्ध क्षेत्र से दूर होना। इंग्लैंड का युद्ध क्षेत्र से दूर होना। अमेरिका से इंग्लैंड ने समुद्र के रास्ते से, किसके रास्ते से? समुद्र के रास्ते से हजारों मील दूर था। कितना था? हजारों मील दूर था। अब बताइए
यहाँ लड़ाई हो रही है, अमेरिका का अपन गढ़ है, यहाँ सब आदमी है कि अंग्रेज को थूर देंगे। आई ये जन बैठल टिमटिमा रहा है, यहाँ से जब ले यहाँ आएगा ताले आधा को थूर के भेज देगा, फिर जाएगा ओकरो थूरेगा। तो बताइए युद्ध क्षेत्र का दूर होना तो पहला कारण हो गया कि कोई भी दूरी। अब देखिए यहाँ लड़ाई हो रहा है और किसी का ही घर है, कहता है ना कि अपन गली में ना कुत्तों शेर रहता है, तब इसका घर है तो यहाँ आप वहां से आइएगा यहाँ लड़ने तो ये जैसे कूट देगा। आप घर फोन करिएगा मम्मी पापा लड़ा हो गया, जाले मम्मी पापा आएगा ताले तो आपको हॉस्पिटल भेज देगा, भेजेगा ना। तो वही बात है कि युद्ध क्षेत्र का दूर होना था, तो ये प्रमुख कारण था। दूसरा प्रमुख कारण की है, दूसरा प्रमुख कारण है कि वहां ना राजनीतिकों का अभाव था। अब कोई भी लड़ाई करने से पहले सफल राजनीतिक का होना जरूरी है। जैसे इंडिया में अजीत डोभाल जी राजनीतिक नहीं है, लेकिन मास्टरमाइंड प्लानिंग करते हैं, कहाँ कब स्ट्राइक करना है करवा देता है, किसी को पता नहीं चलता, फटा देना स्ट्राइक हो गया। वैसा इंग्लैंड में कोई नहीं था, सफल राजनीतिक नहीं था जो कि मतलब कि प्लान कर सके। कोई प्लानिंग व्लानिंग ने डायरेक्ट जाकर कूट दो, अरे ऐसा कैसे होता है भाई, कूट देंगे। तुम वहां से आओगे यहाँ बिना कोई प्लानिंग के तो कुटाओगे ही ना। ये लोग अपना घर में छिप छिप के तुमको मार रहा है, तुम कहाँ जाओगे। तुम आ रहे हो समुद्र से, आ रहे हो किससे आ रहे हो, समुद्र से। समुद्र में कोई दीवार होता है तो पीछे से नुक के तुम गोली चलाओगे नहीं, तुम जहाज से आ रहे हो, जहाज पर मारेगा, बम मारेगा, फूट जाएगा, जहाज उड़ जाएगा, कहाँ रुकोगे तुम, नहीं। तो सफल राजनीतिक नहीं था, कोई प्लानिंग उसका नहीं था कि कैसे की करेंगे नहीं करेंगे। और देखिए जो समुद्र में था वो मतलब सेना को ठहरने का कोई जगह नहीं था। तो अनेक कारण है, और इसमें एक और प्रमुख कारण है, एक और प्रमुख कारण की है ब्रिटिश शासन का कमजोर होना। ब्रिटिश शासन ना धीरे धीरे कमजोर होते चला गया, इतना कमजोर हो गया ना कि वो ना मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि निर्धारित ही नहीं कर पा रहा है कि युद्ध कैसे करें, हैंडल ही नहीं कर पा रहा है। और सबसे जो लास्ट कारण है उसका था वहां का नेवी का कमजोर होना, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड का नेवी का कमजोर होना। अगर समुद्र है तो समुद्र में सबसे बड़ा कोई तीस मार खान होता है तो वहां का नेवी होता है, लेकिन वहां का नेवी इतना दुर्बल था कि वो ना मतलब कि कुछ कर ही नहीं पाया, वो आता मारा के चल जाता, आता मारा के चल जाता। तो नेवी का कमजोर होना ये भी प्रमुख कारण था। तो चलिए ये भी आशा करते समझ ही गए होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की कह रहा है अमेरिका ये नई दुनिया की खोज क्यों हुआ। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, अमेरिका ये नई दुनिया की खोज क्यों हुआ भाई, तो क्यों हुआ। तो देखिए आपको पता है जैसे कि पहला चैप्टर में भौगोलिक खोज, उसमें बहुत सारी चीज हुआ था। कि हुआ था कि दुनिया का सबसे तेज उस समय तेज चलने वाला जहाज कैरावल का खोज हुआ था, कैरावल का खोज हुआ था। फिर की हुआ, फिर जो है दिशा सूचक यंत्र का खोज हुआ, दिशा नापता था किधर जा रहा है, आया ना मतलब पूरा वह पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर जा रहा है बताता था कैरावल। तब देखिए जब जहाज, पहले लोग कहाँ जाएगा खोजने यार, किसको जाएगा खोजने, पता नहीं कौन दिशा में जा रहे हैं, कोई जहाज नहीं यार, धीरे धीरे टुक टुक जा रहे हैं, ऐसा नहीं था। अब देखिए दिशा सूचक अंतर आ गया कि हम पूरब में जाएंगे, उत्तर में जाएंगे, दक्षिण में जाएंगे, हमारे पास जहाज है। फिर दूरबीन का आविष्कार हो गया। दूरबीन की करता था, दूरबीन पहले लोग जाता था समुद्र में खोजने के लिए, आधा समुद्र चल गया, एकाएक पता चला बाप रे बहुत बड़ा सुनामी आ रहा है, सब वहीं दबा के रह जाता था। लेकिन अब दूरबीन था तो दूरबीन की मदद से बहुत दूर तक देख सकता था कि कहीं सुनामी आ रहा है नहीं आ रहा है, सब कुछ था। तो इसलिए अब होड़ लग गया, होड़ की लग गया, बिजनेस का व्यापार का होड़ लग गया। और इसमें सबसे आगे था स्पेन। वो की करता था मतलब इतना होड़ लग गया था ना कि हर नया नया जगह अपना अपना देश खोज रहा था, अपना अपना नया दुनिया खोज रहा था ताकि वहां जाके व्यापार कर सके। अब बताइए कोई नया चीज कोई खोजेगा तो वहां जाएगा, उस सबसे पहले तो व्यापार होगा नहीं करेगा। तो वो इसलिए दुनिया का नया दुनिया का खोज होड़ हो गया। इसमें सबसे आगे जो था वो स्पेन था। तो आप समझ गए होंगे कि नई दुनिया अमेरिका का खोज क्यों हुआ, तो बिजनेस की ओर से हुआ था जिसमें स्पेन सबसे आगे था। अगला क्वेश्चन की अगला है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड लिस्ट। चलिए नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए वरदान साबित हुआ कैसे। नई दुनिया यानी आप कह सकते हैं अमेरिका का खोज इंग्लैंड के लिए वरदान साबित हुआ तो कैसे। तो देखिए सबसे पहली बात अमेरिका का खोज हुआ, अमेरिका का खोज हुआ, यहाँ बहुत सारे आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, बहुत सारे आए। लेकिन 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 मजा तो इंग्लैंड वहां उठाया। कैसे उठाया, इतना जम के उसके संपदा का दोहन किया कि खुद अमीर बन गया, उसको गरीब बना दिया। आप कहिएगा ये कौन मतलब हुआ, अरे मतलब हुआ ना, कोई तुम्हारे घर में चोरी करेगा, कोई तुम्हारे घर में मतलब कि पैसा लूट लिया, तो जब लूटेगा वो अमीर होगा, तुम गरीब होगा कि नहीं। सिंपल सा बात है। ये मान लीजिए अमेरिका है और ये इंग्लैंड है। अमेरिका में जितना भी संसाधन है इसको फ्री में इंग्लैंड ले गया और वहां उससे नया नया चीज मतलब कि नया नया वस्तु, नया नया आवश्यकताएं पूरा किया। यहाँ का जो मजदूर है इसको जबरदस्ती ले गया, मार पीट के बंधुआ मजदूरी करवाया। तब बताइए अजीब बात है, यहाँ से सब कुछ फ्री में ले जा रहा है, मजदूरी कम रेट में ले जा रहा है, संसाधन ले रहा है, तो इसका दोहन किया कि नहीं। अब बताइए इतना दिन से वो शासन कर रहा था तो इसको की किया, इसको गिरा दिया और इसके संपत्ति या इसके संसाधन या इसके
मजदूरों के बदौलत ये ऊपर उठ गया, तो वरदान साबित हुआ ना। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि मतलब वरदान साबित हुआ, तो बैठा के भी खुद से लिख सकते हैं, अपने से भी लिख सकते हैं कि नई दुनिया की खोज अमेरिका इंग्लैंड के लिए इसलिए वरदान साबित हुआ क्योंकि जब अमेरिका का खोज हुआ तो इंग्लैंड ने उसमें अपना 13 उपनिवेश स्थापित किए और उपनिवेशों के संसाधन और मतलब कि मनुष्यों का बहुत ही बुरी तरह से दोहन किया और वहाँ जो है पूरा अपना हक जमा के उसको नीचे गिरा के खुद अपना वृद्धि आर्थिक ऊपर स्थिति पूरा ऊपर किया। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था आपका समाप्त हुआ, लेकिन जाने से पहले अब टॉपर का नाम तो जान लेते हैं। हम बताया था ना 2 टॉपर है, तो चलिए दोनों टॉपर का नाम है। एक टॉपर हमारे बीच है सुजीत राज और दूसरा टॉपर है कुंदन कुमार, जो कि 50 नंबर, कितना नंबर, 50 नंबर में से 31 नंबर लाया है। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों मिला के 31 नंबर लाया है 50 में से। तो चलिए ऑल द बेस्ट सुजीत और कुंदन को। देखिए मजा लेकिन नहीं आया। मजा कैसे नहीं आया, बात ये है कि मजा इसलिए नहीं आया कि दोनों देखिए दोनों जो योद्धा है बराबर रह गया, और जब बराबर पर रह जाता तो मजा नहीं आता है। एक ना एक को बहुत आगे जाना था, बहुत आगे। अब बताइए कहिएगा सर जी एक ना एक का है जाना था ना, एक के लाना था 50 में 50, फिर लाना था 49 में 50, या फिर 50 में 50, तो 50 में 50 जब लाता तब मजा लगता। यहाँ बराबर रह की मजा आएगा। लाइए इतना लाइए नहीं कि कोई आपको छूने से पहले सोचे कि हम इतना लाएं। तो अभी कहते हैं कि सुजीत अगला बार आप लाइएगा 50 में 50, और कुंदनों कहते हैं आप भी लाइएगा 50 में 50, ताकि सुजीत ये सोचे कि कुंदन हमको ना पकड़ पाए और कुंदन ये सोचे कि सुजीत हमको ना पकड़ पाए, और पीछे जो भी रह गए हैं उनको भी चलिए ऑल द बेस्ट। अगला बार से अच्छा परफॉर्मेंस कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इन दोनों को अभी बराबर ना रहने दो, आप लोग आगे चल जाइएगा। और आप दोनों कोशिश कीजिएगा कि उन लोग को आगे ना होने दे, आप अपना सत्ता काबू रखिएगा राजतंत्र की तरह, है ना, या लोकतंत्र मत होने दीजिएगा एग्जाम में। चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर अगले टेस्ट का सॉल्यूशन वीडियो के साथ। चलिए।